दिसंबर की ठंडी रात थी। 3 दोस्त प्रियांशु, रोहित और अरुण शिमला घूमने आए थे। दिन भर उन्होंने मॉल रोड की भीड़, गर्मागर्म कॉफी और तस्वीरें खींचने में समय बिताया था। रात को जब शहर में कोहरा गहरा होने लगा, तब रोहित ने कहा, चलो भाई, रिज तरफ टहल कर आते हैं, रात का नजारा जबर लगेगा। तीनों दोस्त धीरे धीरे चलते हुए रिज तक पहुंच गए। शुरू में हल्की चहल पहल थी, लेकिन घड़ी ने जैसे ही 2 बजाए, सब कुछ एकदम से बदल गया। दुकानों की बत्तियां धुंधली पड़ गईं, लोगों की आवाजें शून्य में डूब गईं और देखते ही देखते पूरा रिज बिल्कुल सुना सुना हो गया। इतनी खामोशी कि उनके अपने सांस लेने की आवाज भी भारी लगने लगी। अरुण ने सिहरते हुए कहा, भाई, अभी तो यहाँ लोग थे, एक झटके में सब गायब कैसे? रोहित ने हंसी का नकाब ओढ़ते हुए जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, इतनी ठंड में कौन जागता है, सब सो गए होंगे। लेकिन प्रियांशु की नजरें इस बार मजाक ढूंढ ही नहीं पा रही थीं। उसे कुछ गलत सा महसूस हो रहा था। कोहरे में तैरती परछाई। अचानक चर्च वाली दिशा से कोहरा हल्का सा हिला, जैसे किसी ने उसे चीरते हुए कदम रखा हो। उसी सफेद धुंध के बीच एक महिला की परछाई दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, बाल कमर तक खुले थे और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन सबसे डरावना यह था कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। रोहित की आवाज कांप गई, वो देखो। तीनों वहां से नजरें हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी वह परछाई एक बार टिमटिमाई और फिर गायब हो गई। लेकिन अगली ही सांस में पुराने बिजली खंभे के पीछे से एक हंसी गूंज उठी, ही ही ही। यह हंसी किसी बच्चे सी थी, लेकिन टूटी फूटी और दर्द में डूबी हुई। अरुण डर से पीछे हट गया। चलो, अब इसी पल, यह जगह ठीक नहीं। तीनों तेज कदमों से मॉल रोड की सीढ़ियों की तरफ चल पड़े। सीढ़ियों की अनजानी आवाजें। सीढ़ियां उतरते समय उनके पीछे से एक एक सीढ़ी पर हल्की चर 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई उनके ठीक पीछे उतर रहा हो। लेकिन पलटकर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मॉल रोड पर आते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन सड़क फिर भी मरघट जैसी चुप थी। न कुत्तों की आवाज, न किसी गाड़ी का शोर, कुछ भी नहीं। तभी एक पत्थर की बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, कपड़े पुराने थे, जैसे बरसों से वहीं बैठा हो। जैसे ही उन्हें पास आते सुना, उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, पूरा काला काला गड्ढा सा था। वह धीमी खुरदरी आवाज में बोला, 2 बजे के बाद यहां सिर्फ वो घूमते हैं जिनकी कहानी अधूरी रह जाती है। रोहित ने घबराकर पूछा, कौन सी अधूरी कहानी बाबा? बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और जैसे ही तीनों उसकी तरफ देखने लगे, उसकी गर्दन धीरे धीरे उल्टी घूमने लगी, 180 डिग्री पीछे तक। अब उसकी पीठ आगे थी और चेहरा पीछे। फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। तीनों दोस्त एक साथ चीख पड़े और होटल की दिशा में भागने लगे। होटल का कमरा और आखिरी डर। होटल पहुंचते ही अरुण ने दरवाजा जोर से बंद किया, रोहित ने बत्तियां जलाईं और प्रियांशु ने गहरी गहरी सांसें ली। ठंड अब भी थी, लेकिन यह ठंड सामान्य नहीं, दिल में चिपकी हुई थी। रोहित ने कहा, कसम से आज के बाद हम रात को रिज नहीं जाएंगे। प्रियांशु खिड़की के पास गया। बाहर कोहरा और भी गहरा था, जैसे वह किसी जानदार चीज की तरह हिलडुल रहा हो। तभी कमरे की खिड़की के शीशे पर किसी उंगली ने लिखा, फिर मिलेंगे।
ठीक 2 बजे, और बाहर गली से वही आवाज फिर गूंज गई, ही ही ही। प्रियांशु ने पर्दा खींच दिया और कांपती आवाज में बोला, भाई, यह रात हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। होटल के कमरे में तीनों अभी भी सहमे हुए बैठे थे। दीवार घड़ी की सुई तेज चलती सी लग रही थी। कमरा गर्मी देने के बाद भी डर को पिघला नहीं पा रहा था। अरुण ने फुसफुसाकर कहा, जो भी था उसने हमें देखा है। रोहित खिड़की से दूर हटते हुए बोला, और उसने मिलने का समय भी दे दिया। 2 बजे। प्रियांशु चुप था। उसके मन में सवाल कम और बेचैनी ज्यादा थी। उसने आखिर बोल ही दिया, हमें यह समझना होगा कि वह क्या चाहता है। पुरानी किताब का इशारा। नीचे होटल के स्वागत कक्ष में मेज पर एक पुरानी मोटी किताब रखी थी। धूल जमी थी, लेकिन उस पर चमकीले अक्षरों में लिखा था, भूतों की घाटियां। प्रियांशु ने किताब खोली तो पन्नों के बीच से एक छोटा कागज गिरा। कागज पर मंदिर की आकृति और एक नाम लिखा था, कालूबाड़ी मंदिर, अधूरी आत्मा की शांति का द्वार। कालूबाड़ी मंदिर। कागज के नीचे एक पंक्ति थी, जो तैरती है वह बंधी है, जो हंसती है वह रोना चाहती है, जो पीछा करती है वह मुक्त होना चाहती है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अब डर के भीतर दया की परत भी जुड़ चुकी थी। मंदिर की ओर यात्रा। मध्य रात के 3:30 बजे थे। सड़कें अब भी खाली थीं। तीनों ने तय किया कि अभी नहीं, पर अगली रात 2 बजे से पहले उन्हें उस मंदिर पहुंचना होगा। अगली रात ठीक 1:30 बजे वे होटल से चुपचाप निकले। लालटेन जैसी धुंधली रोशनी के बीच रास्ता पेट में मरोड़ जैसा सन्नाटा लिए पड़ा था। मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचते ही घंटियां अपने आप हिल गईं। टन टन टन, आवाज धीमी लेकिन चेतावनी जैसी गहरी। वही परछाई, अब आमने सामने। मंदिर के चौक में वही महिला फिर प्रकट हुई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें धुंध की तरह सफेद, होंठ नीले और माथे पर चोट का गहरा निशान। वह बोली नहीं, बस उंगली से प्रियांशु की तरफ इशारा किया। तभी पीछे से वही हंसी फिर आई, लेकिन इस बार और स्पष्ट। ही ही ही। रोहित और अरुण ने झट से पीछे देखा तो एक छोटी लड़की की छाया खड़ी थी, बाल उलझे, हाथ छोटे लेकिन नाखून बहुत लंबे। लड़की ने तिरछी मुस्कान में कहा, तुम उसे छोड़ने आए हो, पर क्या तुम तैयार हो कीमत देने? कीमत? छोटी लड़की ने कहा, इस आत्मा की डोर तभी टूटेगी जब तुम उसके डर को अपने भीतर सहोगे, एक एक करके, अपनी आंखें बंद करके। रोहित ने तुरंत कहा, मैं करूंगा। उसने आंखें बंद की और उसी पल हवा तेज गरजी, कोहरा चेहरे से टकराने लगा। रोहित के कानों में चीखें, अकेलेपन की फुसफुसाहटें और गिरती हुई सांसों की आवाजें भरने लगी। उसकी पलकों से खून जैसा गर्म आंसू गिरा। कुछ सेकंड बाद वह घुटनों पर गिर पड़ा। आत्मा की डोर हल्की चमकी, पर टूटी नहीं। दूसरी कोशिश। अब अरुण बैठा। उसने भी आंखें बंद की। जैसे ही बंद की, उसे लगा कोई उसके बालों को ऊपर खींच रहा है, गर्दन पर सांस रेंग रही हैं, और कोई उसके ठीक कान के पास गा रहा है, पर कोई गीत नहीं, बस उल्टी पलटी आवाजें। अरुण भी पीछे गिर गया। डोर अब भी पूरी तरह नहीं टूटी। आखिरी प्रियांशु। अब प्रियांशु अकेला बचा था। वह धीरे से बैठा और बोला, अगर यह मुक्त होना चाहती है
तो यह दर्द भी मैं ही झेलूंगा। उसने आंखें बंद की तो उसे सब दिखने लगा जो उसे नहीं दिखना चाहिए था। दोस्त खोने का डर, अकेले मरने की अनुभूति, अंधेरे में डूबती आवाजें और वही परछाई जो अब उसकी पीठ पर चिपककर सिसक रही थी। पहली बार हंसी रोने में बदल गई। ही हूं और उसी रोते हुए स्वर में महिला की आवाज आई, धन्यवाद। तेज प्रकाश हुआ और आत्मा की डोर चटक कर टूट गई। मुक्ति। महिला ने तीनों के सामने हाथ जोड़े और धीरे धीरे धुंध में मिल गई, इस बार तेजी से नहीं, शांति से। लड़की की छाया भी मिट गई। जाते जाते वह बस इतना बोल गई, सबसे बड़ा डर प्यार खोने का होता है और सबसे बड़ी डोर दोस्ती की होती है। तीनों फिर मॉल रोड उतरे। अब हवा सामान्य थी, सन्नाटा हटा था। रोहित और अरुण ने प्रियांशु की तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी बंद थीं। रोहित ने पूछा, भाई आंखें क्यों नहीं खोल रहा? प्रियांशु ने मुस्कुराकर कहा, खोल दूं या तुम फिर तैयार हो 2 बजे? दोनों दोस्त हंस पड़े और इस बार हंसी में डर नहीं, जीत थी। मॉल रोड से लौटते समय तीनों के मन में हल्की राहत थी, लेकिन वह रात अभी खत्म नहीं हुई थी, वह बस करवट बदल रही थी। वे होटल के दरवाजे तक पहुंच ही गए थे कि पीछे से किसी ने धीमे लेकिन साफ स्वर में पुकारा, प्रियांशु। तीनों पलटे। वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे उन्होंने मंदिर के पास देखा था। इस बार उसकी गर्दन सीधी थी, आंखों में पुतलियां भी थीं और चेहरे पर कोई दुष्ट भाव नहीं था, लेकिन फिर भी उसके आसपास की हवा भारी लग रही थी। वो धीरे धीरे चलते हुए पास आया और बोला, जिस डोर को तुमने तोड़ा वह उसकी पीड़ा की डोर थी, पर जिस डोर को तुमने छुआ वह उसकी रक्षा की डोर थी। अरुण ने उलझी आवाज में पूछा, बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? बूढ़े ने जमीन पर अपनी लाठी टेक दी और एक लंबी सांस लेकर कहा, जो मुक्त हुई वह अकेली आत्मा नहीं थी, वह इस पहाड़ की रानी की दासी थी, और दासी की मुक्ति रानी का क्रोध जगाती है। अब असली डर शुरू होता है। बूढ़ा आगे बढ़कर होटल की दीवार पर उंगली से कुछ लिखने लगा। अक्षर खुद गहरे होते जा रहे थे। समय का छिद्र। दीवार पर लिखा वाक्य था, डर का अंत कथा नहीं, समय है। रोहित ने घबराकर कहा, समय? कौन सा समय? और ठीक उसी पल घड़ी में 2 बजे का अलार्म बज उठा, जबकि अभी तो 4:30 बजे थे। धन 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 घड़ी के घंटों की आवाज। होटल के अंदर की रोशनी टिमटिमाने लगी। बाहर कोहरा नहीं था, अब अंधेरा था, गहरा गाढ़ा स्याह अंधेरा, जो सिर्फ दिखता नहीं महसूस भी होता था। कमरे में वापसी, बदली हुई दुनिया। वे भागकर अपने कमरे में घुसे और दरवाजा बंद किया तो पाया कमरा वैसा नहीं था। दीवारें पुरानी थीं, जैसे 100 वर्ष बीत गए हों। खिड़की के बाहर शहर नहीं था, जंगल था। हवा में ठंडी नहीं, राख उड़ रही थी। लग रहा था जैसे वे शिमला में नहीं बल्कि किसी बहुत पुराने समय में फंस गए हैं। आत्मा नहीं। अब रानी आई। कमरे के शीशे पर फिर कुछ लिखा उभरने लगा, पर इस बार उंगली से नहीं, जैसे छाया से लिखा जा रहा हो। मेरी कहानी नहीं तोड़ी, मेरी चौखट तोड़ी है। और दरवाजे के ठीक पीछे से गहरी स्त्री की आवाज आई, तुम तीनों ने डर देखा है, पर क्या तुमने क्रोध सुना है? दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया
और सामने खड़ी थी काले मुकुट वाली, लंबी स्याह चोटी वाली, आंखों में जलती लाल ज्वाला लिए एक स्त्री। वो जमीन पर नहीं थी, हवा में खड़ी थी, लेकिन उसके कदम कमरे को हिला रहे थे। उसकी उपस्थिति से दीपक फट गए, शीशे चटक गए और हवा उल्टी दिशा में बहने लगी। काली मुकुट वाली रानी ने कहा, भागना मत, तुमने मेरी दासी को छोड़ा है तो अब मेरी कहानी सुनो। उसने हाथ उठाया और तीनों दोस्तों की परछाई जमीन पर उससे जुड़ गईं, जैसे वह उनके मन में घुस रही हो। अब उनके कानों में बस चीखें नहीं, यादें भी थीं। पहाड़ पर फैले पुराने राज, बलिदान, चीखते महल, गायब होते लोग, सब दिखने लगा। रोहित और अरुण दर्द से बिलबिला उठे, लेकिन प्रियांशु खड़ा रहा, क्योंकि इस बार उसे समझ आ गया था, डर से कहानी नहीं बदलती, सामना बदलता है। प्रियांशु ने आंख पूरी खोली और बोला, तुम रानी हो, डर की, क्रोध की, समय की, पर हम मेहमान हैं, दोस्ती के। उसकी आवाज में इस बार कांप नहीं, ठहराव था। हमने मुक्ति दी, अपमान नहीं। अगर क्रोध न्याय है तो हम सुनेंगे, पर दोस्ती डोर नहीं, जड़ होती है। शांति या विनाश? रानी की ज्वाला भड़क उठी, पर फिर रुकी, जैसे किसी ने हवा में पानी डाल दिया हो। उसने पहली बार इंसानों की तरह उनकी आंखों में देखा, सीधे, और कहा, जो डर की रानी से बात करे वह साधारण नहीं होता। वो पीछे हटी, कोहरा वापस आया, पर अब सफेद, शांत, हल्का था। फिर उसने कहा, मैं किसी और रात आऊंगी, पर तुम्हारी नहीं, तुम जैसे किसी और की परीक्षा लेने। उसके जाते ही कमरा वैसे ही हो गया जैसा पहले था। बाहर फिर वही शिमला शहर, रोशनी, ठंड और सामान्य रात। सुबह तीनों की आंख खुली, पर डर से नहीं, नींद से। अरुण ने कहा, भाई, सपना था क्या? रोहित हंसा, इतना असली सपना कभी नहीं। प्रियांशु मुस्कुराया और बोला, सपना हो या हकीकत, दोस्ती थी, दोस्ती है, दोस्ती रहेगी। और फिर कमरे के कोने में रखी घड़ी अचानक अपने आप धीमी आवाज में बोली, तन, सिर्फ 1 घंटी, याद दिलाने के लिए कि पहाड़ सोते नहीं, सिर्फ इंसानों को सोने देते हैं।